नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है सिविल आरएस एकेडमी पे। साथियों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी की, इस सीरीज के जो इंडियन इकोनॉमी का जो फर्स्ट टॉपिक था नेशनल इनकम, हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय आय की जो मापन की पृष्ठभूमि है वो क्या है और राष्ट्रीय आय के मापन का आधार क्या है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां क्या है और राष्ट्रीय आय के मापन की अवधारणा क्या है। ठीक है, इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ये नेशनल इनकम का लेक्चर 2 है। इस लेक्चर में हम चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय मापन की विधियां क्या है। विधियां यानी कि मेथड्स। तो साथियों, राष्ट्रीय आय के मापन की मुख्य रूप से 3 विधियां प्रचलित हैं। पहली विधि जो हमारी है वो है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, इस विधि को प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इसी विधि को मूल्यवर्धन विधि भी कहते हैं। मूल्यवर्धन विधि यानी कि वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, सेकंड जो हमारी मेथड है, सेकंड जो विधि है वो है आय विधि। आय विधि यानी कि इनकम मेथड। इसी विधि को साथियों कहते हैं वितरण विधि। वितरण विधि यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस प्रकार से हमारी 2 विधियां हैं। तीसरी विधि जो कहलाती है वो कहलाती है व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। अभी तीनों विधि क्या है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पाद विधि। पहली जो हमारी है वो है उत्पाद विधि यानी कि मूल्यवर्धन विधि। मूल्यवर्धन विधि। तो साथियों, इस विधि में क्या किया जाता है कि सबसे पहले अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्रक हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए, ये राष्ट्रीय आय के मापन के लिए अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में बांटा है, 3 सेक्टर्स में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों सेक्टरों में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं वो जो उत्पादित हुई है एक वित्त वर्ष में, उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसको ज्ञात कर लिया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। ज्ञात किया जाता है। यानी कि इस विधि के तहत हम क्या करते हैं कि जीवीए ज्ञात करते हैं। ग्रोस वैल्यू एडेड यानी सकल मूल्य वर्धन या संवर्धन है वो ज्ञात किया जाता है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि जीवीए क्या है। तो साथियों, जो जीवीए है वही जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। यानी जीवीए किसके समतुल्य है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी कि सकल घरेलू उत्पाद किसके ऊपर? बाजार कीमत पर, उसी के बराबर क्या है? जीवीए।
अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए 2015 में परिवर्तन किए गए थे। उसमें एक परिवर्तन ये भी था कि जीडीपी की गणना अब बेसिक प्राइस पे होगा। तो अब वर्तमान में जीडीपी की गणना हो रही है जीडीपी यानी कि जीवीए एट बेसिक प्राइस, आधार मूल्य पे जीडीपी की गणना की जाती है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि जीडीपी एट बेसिक प्राइस क्या है। तो साथियों, इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट होती है, कौन कौन से प्राइस, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, या मार्केट कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है और बेसिक प्राइस क्या होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जीवीए एट बेसिक प्राइस इज इक्वल टू जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस शुद्ध उत्पादन कर। यही क्या है, साधन लागत पर सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रोस वैल्यू एडेड किसके ऊपर, फैक्टर कॉस्ट पे। उसमें यदि हम शुद्ध उत्पादन कर यानी नेट प्रोडक्शन टैक्स जोड़ देते हैं तो हमें जीवीए एट बेसिक प्राइस प्राप्त हो जाती है। अब साथ ही इसको थोड़ा और आगे मैं बताता हूं। तो पहले आप ये समझिए कि कर, अब यहां दो कर आपने सुने होंगे, एक तो उत्पादन, मैं आपको ये पूरा ही समझा देता हूं, दोनों समझा देता हूं। उत्पादन कर, एक उत्पाद, ये दोनों शब्द आपने सुने होंगे। एक तो होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्शन में क्या है साथियों, दो चीजें हैं, एक तो कर और एक सब्सिडी, सब्सिडी। और उत्पाद में भी दो चीजें हैं, उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी, उत्पाद सब्सिडी, ठीक है। अब ये उत्पादन कर क्या है, उत्पादन सब्सिडी क्या है, पहले ये देखिए। उत्पादन कर, एक तो इसमें क्या है, भू राजस्व, भू राजस्व। दूसरा है साथियों इसमें स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क। और तीसरा है पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण शुल्क यानी भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू आ जाता है इसमें, स्टाम्प शुल्क आ जाता है और एक रजिस्ट्रेशन शुल्क है, ये तीनों आ जाते हैं। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, उत्पादन कर। अब बात आती है उत्पादन सब्सिडी क्या है। तो साथियों उत्पादन सब्सिडी है, एक तो रेलवे पे दी जाने वाली सब्सिडी, जो रेलवे टिकट पे, रेलवे भाड़े पे सब्सिडी दी जाती है, वो सब्सिडी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में या कृषकों को दी जाने वाली सब्सिडी भी किस में आती है, उत्पादन सब्सिडी में। इसके अलावा जो एमएसएमई, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग हैं, उनको दी जाने वाली सब्सिडी भी किस में शामिल हो जाती है, उत्पादन सब्सिडी में। अब हम बात करते हैं उत्पाद, एक तो उत्पाद कर और एक उत्पाद सब्सिडी। अब साथ ही जो उत्पाद कर है इसमें एक तो आ जाता है जीएसटी, यानी अगर किसी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे लगने वाला जो कर है, एक तो कौन सा है, जीएसटी। एक लगता है सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। ये दोनों कौन से हैं साथियों, ये है प्रोडक्ट टैक्स यानी उत्पाद कर। अब बात करते हैं उत्पाद सब्सिडी क्या है। तो उत्पाद सब्सिडी है, एक तो अपनी आती है खाद्य, खाद्य सब्सिडी यानी जो फूड पर सब्सिडी लगती है वो उत्पाद सब्सिडी है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम पे सब्सिडी लगती है, पेट्रोलियम, वो भी कौन सी है, उत्पाद सब्सिडी है। इसके अलावा जो रासायनिक उर्वरक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उन पे लगने वाली जो सब्सिडी है, उस पे मिलने वाली जो सब्सिडी है, वो भी कौन सी है, उत्पाद सब्सिडी। अब जो हम पिछले में बात कर रहे थे कि जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस शुद्ध उत्पादन कर, तो अब बात ये है कि नेट प्रोडक्शन टैक्स ये क्या है, शुद्ध उत्पादन कर
क्या है? तो शुद्ध उत्पादन होगा उत्पादन कर माइनस सब्सिडी। अगर उत्पादन कर में से सब्सिडी घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है शुद्ध उत्पादन कर, नेट प्रोडक्शन टैक्स। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस ज्ञात करने के लिए जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट में से हम क्या जोड़ेंगे? शुद्ध उत्पादन कर। और शुद्ध उत्पादन कर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उत्पादन कर में से सब्सिडी घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां आप समझ गए होंगे कि हमारा जो था उत्पाद विधि या मूल्यवर्धन विधि, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि मूल्यवर्धन विधि क्या है। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र को द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है वही शामिल किया जाता है किसमें? उत्पाद विधि में या मूल्यवर्धन विधि में। और इसमें क्या ज्ञात किया जाता है? इसमें जीवीए ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और जीवीए क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही क्या होता है? जीवीए होता है। वो साथी जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए थोड़ा सा बेसिक प्राइस या फैक्टर कॉस्ट ऐसा जो मैं बोल रहा हूं, जो टर्म्स हैं ये थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, लेकिन आगे चल के मैं इनको बिल्कुल इजी कर दूंगा। यहाँ आप समझ लो, फिर आप इसको रिवाइज कर लेना, इस वीडियो को वापस करके देख लेना। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, दूसरी जो हमारी विधि है वो है आय विधि। दूसरी विधि है आय विधि, और आय विधि को कहते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड, इसी को साथियों कहते हैं वितरण विधि। वितरण विधि, और वितरण विधि को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात की जाती है साथियों। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके ऊपर? कारक लागत या साधन लागत के ऊपर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? इसके तीन घटक होते हैं। क्या होते हैं? तीन घटक। पहला घटक है कर्मचारियों को दी गई क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति यानी कर्मचारी अगर कोई कार्य करता है उसको जो कंपनसेशन मिलता है वो इसमें शामिल किया जाता है, कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें एक तो शामिल है मजदूरी, वेज, एक शामिल है वेतन, सैलरी, और एक शामिल है तो सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लिए जो अंशदान दिया गया है, यानी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो चल रही हैं उनके लिए जो अंशदान दिया जाता है वो इसमें शामिल है। तो मैं यहां लिख देता हूं सामाजिक सुरक्षा योजना अंशदान। अंशदान ये तीनों क्या कहलाते हैं? कर्मचारियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति, यानी कंपनसेशन टू लेबरर्स। ठीक है, दूसरा इसका जो घटक है वो है प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष यानी ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसमें क्या शामिल है साथियों? इसमें शामिल है एक तो किराया, एक है ब्याज, एक है रॉयल्टी, और एक है अपना लाभ, प्रॉफिट। यानी कि ये क्या है वो समझिए आप। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम उत्पादित करते हैं, उसको उत्पादन करने के लिए जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, जो प्रचलन किया जाता है, उस प्रचलन के बदले में जो लाभ मिलता है, अधिशेष मिलता है, वो सारे के सारे शामिल है। जैसे आपने कोई लैंड लगाई जहां आप उत्पादन कर रहे हैं किसी वस्तु या सेवा का, और आप जो भूमि या भवन जो काम में ले रहे हैं उसके बदले में किराया, जो आपने पूंजी लगाई उसके बदले में ब्याज, यदि आपने कोई कॉपीराइट या पेटेंट वगैरह है आपका, उसके बदले में आपको जो रॉयल्टी मिल रही है। मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी, अब उस बुक का है कॉपीराइट, अब वो बुक को कोई भी पब्लिकेशन हाउस पब्लिश कर रहा है,
बदले में आपको हर साल रॉयल्टी मिलती रहेगी, एक निश्चित मात्रा में प्रॉफिट मिलता रहेगा, उसी को रॉयल्टी कहते हैं। तो रॉयल्टी इसमें शामिल है। जो आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए जो आप एक तरह से उद्यम कर रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? लाभ। तो ये सबके सब क्या है? प्रचालन अधिशेष। नेक्स्ट इसमें शामिल है स्वरोजगार की मिश्रित आय। मिश्रित आय यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसकी मिक्स्ड इनकम इसमें क्या होती है? शामिल होती है। अब इसमें क्या शामिल है? जैसे आप खेती करते हैं या पशुपालन करते हैं, जो कृषि उद्यम है वो आप चलाते हैं, आप खुद करते हैं, खुद के खेत में आप खुद एग्रीकल्चर करते हैं, खुद की डेयरी में आप खुद काम करते हैं, तो स्वरोजगार हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसके अलावा आप देखो, एकमात्र स्वामित्व वाले जो रोजगार हैं वो, यानी कि आप ट्रेड करते हो या कोई उत्पादन करते हो, आप कोई टीचर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ये सभी क्या है? एकमात्र स्वामित्व वाले रोजगार हैं। यानी आप कोई प्रोडक्ट उत्पादित कर रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो, तो कौन से हैं? एकमात्र स्वामित्व वाले रोजगार। जैसे आप वकील हो या आप डॉक्टर हो या आप टीचर हो, ठीक है, तो ये कौन से हैं? एकमात्र स्वामित्व वाले रोजगार। तो आय विधि या वितरण विधि में जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात किया जाता है, उसमें क्या क्या शामिल है? मजदूरी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा योजना का अंशदान, किराया, ब्याज, रॉयल्टी, लाभ, कृषि उद्यम या एकमात्र रोजगार से प्राप्त आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो आय हो रही है, वो सबके सब इसमें शामिल हो जाते हैं। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्रक है, जो तीनों सेक्टर है, उससे होने वाली टोटल इनकम इसमें क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है। ठीक है, तो हम दो विधियों के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी विधि है हमारी व्यय विधि। व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। अभी इस मेथड में क्या किया जाता है? इस मेथड में किया जाता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात की जाती है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात की जाती है। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात करने के लिए एक अर्थव्यवस्था में जितना भी व्यय हो रहा है, वो सारे के सारे व्यय इसमें जोड़े जाते हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात करने के लिए आपको एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो घरेलू उपभोग का जो खर्च है, व्यय है, वो जोड़ना पड़ेगा। दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट जो व्यय है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है या निवेश व्यय है, वो जोड़ना पड़ता है। तीसरा आपको गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है या सरकारी जो व्यय है, वो जोड़ना पड़ता है, प्लस में एक्स माइनस में एम। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, और एम का मतलब होता है इंपोर्ट यानी कि आयात। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि प्लस एक्स माइनस एम यानी कि शुद्ध विदेशी आय। शुद्ध विदेशी आय यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अभी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या है, ये हम पढ़ेंगे जीएनपी में। जब मैं आपको जीएनपी बताऊंगा तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि व्यय विधि में क्या किया जाता है। एक इकोनॉमी के सारे खर्च जोड़ लिए जाते हैं, जो कौन कौन से हैं? घरेलू उपभोग खर्च यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि निवेश खर्च या निवेश व्यय। और तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी व्यय, यानी सरकार किसी सामाजिक सुरक्षा योजना में खर्च करती है, सरकार सिक्योरिटी के लिए खर्च करती है, सरकार डिफेंस के लिए खर्च करती है। जहां जहां सरकार खर्च करती है वो सारे खर्च इसमें जोड़ लिए जाते हैं। प्लस में एक्स और माइनस में एम यानी कि
इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं शुद्ध विदेशी आय या नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये कौन सी विधि आ जाएगी? मिश्रित विधि। अब साथियों, भारत की जो राष्ट्रीय आय निकालते हैं उसके लिए हमारे पास जो आंकड़े आते हैं वो कोई भी एक विधि नहीं है जहां से पूरी तरह से आंकड़े आ जाएं। इसलिए राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो तीनों विधियां हैं, यानी कि उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन तीनों विधियों से ही आंकड़े इकट्ठे करके और फिर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं या राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में या यहां तक हमने क्या देख लिया कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो विधियां है, मेथड है, वो तीनों विधियों पे हमने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है उसकी अवधारणा क्या है, यानी कि राष्ट्रीय आय गणना की अवधारणा क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ज्ञात करने के लिए इसमें 4 एग्रीगेट्स शामिल किए जाते हैं, 4 गणक शामिल किए जाते हैं, वो समझ लो आप। पहला है जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, दूसरा ज्ञात किया जाता है एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी और एनडीपी। तीसरा है जीएनपी, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट जो है चौथा एग्रीगेट वो है एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो साथियों, राष्ट्रीय आय की अवधारणा में ये 4 एग्रीगेट्स या 4 जो टर्म्स हैं ये ज्ञात की जाती है। अब इन चारों के ऊपर हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं वो है जीडीपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले जीडीपी की परिभाषा देखिए। एक वित्त वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो साथियों, सबसे पहले आप जीडीपी की परिभाषा देखिए कि एक वित्त वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अब इस परिभाषा में हम कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि जो वित्त वर्ष है, ये वित्त वर्ष क्या है?
दूसरा है देश की घरेलू सीमा। तीसरी टर्म आती है देश के निवासी, निवासी किसको कहेंगे। चौथी आती है अंतिम वस्तु और सेवाएं, और पांचवी आती है मौद्रिक मूल्य। तो ये पांच जो टर्म है इसमें, इस परिभाषा में, इनके ऊपर हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, पहली जो टर्म है वो है आपकी वित्त वर्ष। वित्त वर्ष, तो साथियों आपने फाइनेंस ईयर या फाइनेंशियल ईयर सुना होगा, वित्त वर्ष या वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो जैसे साधारण वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बिल्कुल ऐसे ही वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होती हैं, तो उनको कहां से कहां तक कैलकुलेट किया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसी को कहते हैं वित्त वर्ष। दूसरा जो हमारा टर्म था वो था घरेलू सीमा। तो सबसे पहले आप इसको समझो कि घरेलू सीमा क्या है। घरेलू सीमा यानी कि जो डोमेस्टिक बाउंड्री है, डोमेस्टिक बाउंड्री है वो क्या है। तो साथियों आपने सुना होगा कि भारत का जो मैप है, आप मान लीजिए भारत के कच्चा चित्र बना रहा हूं मैं ऐसे ही, कि ये भारत का जो मैप है, और इस मैप पे आपको जो सीमा दिख रही है ये है भारत की भौगोलिक सीमा, यानी कि जियोग्राफिकल बाउंड्री। तो घरेलू सीमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें शामिल होती है भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा यानी जहां जहां भारत का भूगोल या लैंड जहां तक विस्तारित है, जहां तक भारत का संप्रभुत्व चलता है, उसको कहते हैं जियोग्राफिकल बाउंड्री। अब इसमें साथ ही इधर लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार भी शामिल होते हैं। दूसरी आती है हमारी राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा यानी पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री यानी कि ये जहां जहां आपको दिख रहा है समुंदर है, इस समुंदर में आप यहां तक देखो कि 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, वहां क्या होता है, भारत सरकार का ही अधिकार होता है, और वहां कर लेने का या उसकी सुरक्षा करने का सारा अधिकार किसका है, भारत सरकार का। तो 12 नॉटिकल मील तक, जिसको टेरिटोरियल वाटर या प्रादेशिक जल सीमा भी कहते हैं, वहां तक भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री होती है। तो घरेलू सीमा में एक तो शामिल हो गई भौगोलिक सीमा और एक हो गई राजनीतिक सीमा। तीसरी जो शामिल है वो है दूतावास। अभी दूतावास देखो, एक तो आपने सुना होगा एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, एक सुना होगा आपने हाई कमीशन, उच्चायोग, ठीक है, एक आपने सुना होगा कॉन्सुलेट यानी वाणिज्यिक दूतावास। इसमें तीनों शामिल है साथियों, एक तो दूतावास शामिल है, उच्चायोग शामिल है, और वाणिज्यिक दूतावास शामिल है। ये क्या होते हैं किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी एक ध्यान रखना कि अगर भारत का कोई दूतावास किसी अन्य देश की राजधानी में स्थित है, तो वो भी किस में शामिल है, घरेलू सीमा में। क्यों, क्योंकि वहां जो राजदूत वगैरह, जो कर्मचारी वगैरह नियुक्त हैं, वो काम तो कर रहे हैं किसी अन्य देश में। आप मान लीजिए अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में जो दूतावास है भारत का, वहां की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब वो काम तो कर रहे हैं अमेरिका में, लेकिन काम किसका कर रहे हैं, भारत का। नियुक्त किसने किया, भारत सरकार में, ठीक है। तो उनको जो पेमेंट वगैरह, सैलरी वगैरह मिल रही है, उनका जो खर्चा दिया जा रहा है, वो भारत सरकार दे रही है। इसलिए उनकी जो आय है वो किस में शामिल हो जाएगी, घरेलू सीमा में ये सब शामिल है, और उनकी आय भारत की जीडीपी में जुड़ेगी, ठीक है क्या। आगे देखिए चौथा, एक आपने सुना होगा कि जो जलयान या वायुयान होते हैं, जलयान या वायुयान होते हैं, अगर कोई जलयान किसी अंतरराष्ट्रीय सागर में है या किसी अन्य देश के किसी बंदरगाह पे खड़ा है, लेकिन वो हो भारत का, भारत सरकार का हो या भारत के किसी नागरिक का हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी किस में शामिल हो जाएगा, भारत की घरेलू सीमा में। उसका जो उत्पादन है या उसकी जो सर्विस है वो किस में शामिल है, भारत की घरेलू सीमा में। नेक्स्ट है पांचवा, वो है अपना वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वैज्ञानिक
अनुसंधान केंद्र। अब साथियों जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ये वैज्ञानिक अनुसंधान आपने सुना होगा कि अंटार्कटिका पे एक तो दक्षिणी गंगोत्री है, अंटार्कटिका पे एक तो दक्षिणी गंगोत्री है, एक भारती है, एक मैत्री है। ये तीनों जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, ये अंटार्कटिका पे है। इसी की तरह आपने सुना होगा हिमाद्री, जो आर्कटिक क्षेत्र पे स्थित है, ये भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। जिनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया वो भारत के पैसे से था, और यहाँ जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं उनको भी फंड कौन करता है? भारत सरकार। इसलिए इनकी आय भी किसमें शामिल हो जाती है? भारत की जीडीपी में। और ये किसमें शामिल है? भारत की घरेलू सीमा में। चाहिए दुनिया में किसी की भी जियोग्राफिकल बाउंड्री में हो सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक बाउंड्री यानी घरेलू सीमा किसकी होगी? वो भारत सरकार की होगी। ऐसे ही आप देखो, एक होती है सहायता एजेंसी, यानी जो एड एजेंसी है। अगर किसी देश में भूकंप आता है, नेपाल में भूकंप आया 2015 में, भारत की तरफ से कुछ डॉक्टर्स वहां गए, नर्सेज वहां गई और वहां लोगों की सहायता की, तो इसको बोलते हैं सहायता एजेंसी या एड एजेंसी। अब ये क्या करते हैं? ये काम तो करेंगे नेपाल की जियोग्राफिकल बाउंड्री में यानी भौगोलिक सीमा में, लेकिन ये जो कार्य कर रहे हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, वो किस में शामिल होगा? भारत की घरेलू सीमा में। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सातवां वो है शांति सेना। शांति सेना जो पीस कीपिंग आर्मी होती है, जो यूएनओ की तरफ से जाती है, उसमें भारत के भी सैनिक जाते हैं। कोई ऐसा देश जहां गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, यूएनओ वहां पर शांति सेना भेजता है। उस शांति सेना में भारत के सैनिक भी होते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं, बांग्लादेश के भी होते हैं, विभिन्न देशों का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। अब वो शांति सेना में जो सैनिक गए हैं वो किसी भी देश की जियोग्राफिकल बाउंड्री में हो सकते हैं, लेकिन उनका जो पेमेंट मिल रहा है, उनको जो पैसा मिल रहा है वो भारत से मिल रहा है, इसलिए वो डोमेस्टिक बाउंड्री कौन सी हो जाएगी? भारत की घरेलू सीमा। अब इसी की तरह से आप देखो थोड़ा सा और, अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरिक्ष स्टेशन या सैटेलाइट, ये जो भी सैटेलाइट सर्विस दे रहे हैं या किसी अंतरिक्ष स्टेशन पे कोई भारत ने कोई अंतरिक्ष स्टेशन बना दिया और उसमें भारत के जो वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष से वैज्ञानिक है, वो वहां है। अब वो भारत की भौगोलिक सीमा में नहीं है, ना ही भारत की राजनीतिक सीमा में है, लेकिन उनका उत्पादन, उनकी सर्विस किस में शामिल हो जाएगी? डोमेस्टिक बाउंड्री में। ठीक है, आगे और देखते हैं हम एक दो। मान लीजिए ये भारत है और यहां हिंद महासागर है। अब ये साथियों आपने सुना होगा वाटर बाउंड्री की 12 नॉटिकल मील, ये कभी पढ़ाऊंगा आपको, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। और 200 नॉटिकल मील को EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके आगे का जो महासागर ये सागर होता है उसको इंटरनेशनल वाटर या अंतरराष्ट्रीय सागर या उच्च सागर कहते हैं। अगर इस अंतरराष्ट्रीय सागर में कहीं भी पेट्रोल मिल जाता है, क्या मिल जाता है? पेट्रोल, डीजल या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस मिल जाती है, और वहां भारत की कोई कंपनी कोई भी प्लेटफॉर्म लगा के पेट्रोल निकाल रही है या डीजल निकाल रही है, प्राकृतिक गैस निकाल रही है, अब वो ना तो भारत की भौगोलिक सीमा में है, ना पॉलिटिकल में है, ना किसी अन्य देश की जियोग्राफिकल बाउंड्री है, ना किसी अन्य देश की पॉलिटिकल बाउंड्री है, ये इंटरनेशनल वाटर है या अंतरराष्ट्रीय सागर है। तो ये जो प्लेटफॉर्म लगा है यहाँ पेट्रोल निकालने का, ये भी भारत की घरेलू सीमा में शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक बाउंड्री इज ग्रेटर देन जियोग्राफिकल बाउंड्री इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक बाउंड्री इज ग्रेटर देन पॉलिटिकल बाउंड्री इज ग्रेटर देन जियोग्राफिकल बाउंड्री। यानी कि जो घरेलू सीमा है ये राजनीतिक सीमा से भी बड़ी होती है, और राजनीतिक सीमा है ये भौगोलिक सीमा से भी क्या होती है? बड़ी।
तो कोई भी ऐसा उत्पादन जो भारत की घरेलू सीमा में हुआ है, चाहे वो कोई सेवा हो या कोई वस्तु हो, तो किस में शामिल होगा? जीडीपी में शामिल होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी थी वो है निवासी। अब साथियों, निवासी में दोनों चीज आती है। निवासी भारत का नागरिक, भारत का नागरिक प्लस ऐसा विदेशी नागरिक या विदेशी रेजिडेंट जो 1 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत में निवास कर रहा हो या भारत की घरेलू सीमा में निवास कर रहा हो। तो जीडीपी कैलकुलेट करते समय भारत के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, साथ के साथ विदेशियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं दोनों शामिल हो जाती है। लेकिन ये विदेशी कहाँ निवास करना चाहिए? भारत की घरेलू सीमा में। और कितने समय से? 1 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत की घरेलू सीमा में निवास करना चाहिए। अब बात आती है अंतिम वस्तु और सेवा। साथियों, जीडीपी की जो कैलकुलेशन करते हैं या जीडीपी की जो गणना करते हैं, उसमें मध्यवर्ती वस्तुएं या प्राथमिक वस्तुएं शामिल नहीं होती। इसमें मात्र अंतिम वस्तुएं और सेवाएं ही शामिल होती हैं। अभी अंतिम वस्तुएं क्या होती है वो देखिए आप। मान लीजिए कोई गेहूं का उत्पादन हो रहा है और गेहूं से हमने बनाया आटा, आटे से हमने बनाई ब्रेड और ब्रेड से बना दी सैंडविच। सैंडविच कोई वस्तु का जिस रूप में अंतिम उपभोग होगा और उसके बाद उसका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसी को अंतिम वस्तु और सेवा कहते हैं। जैसे यदि आपने गेहूं का सीधा उपभोग कर लिया, आपने खेत में से गेहूं निकाले और उसको खा गए, उसके बाद उसका रूप परिवर्तित नहीं हो सकता, आगे आप उसको और बेच नहीं सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अंतिम वस्तु। यदि आपने आटा बना के और उसकी रोटी बना के खा ली तो आटा अंतिम वस्तु हो जाएगा। ब्रेड बना के खा ली तो ब्रेड अंतिम वस्तु हो जाएगा। और ब्रेड से भी सैंडविच बना के खाई तो सैंडविच अंतिम वस्तु हो जाएगी। अब यदि आपने सैंडविच का उपभोग किया है तो जीडीपी में मात्र सैंडविच शामिल होगा, ये शामिल नहीं होंगे। इसलिए प्राथमिक वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु ये जीडीपी में शामिल नहीं होती। जीडीपी में गणना करते समय केवल अंतिम वस्तु शामिल होती है। इसी को और आगे देखो कि मानो किसी खेत से कपास का उत्पादन हो रहा है, कपास से रुई बनाई, रुई से धागा बनाया और धागे से कपड़ा बनाया और कपड़े से शर्ट बनाई। और आप समझो कि जिस रूप में इस कपास का उपभोग होगा उसी रूप में ये अंतिम वस्तु मानी जाएगी। जैसे कपास कॉटन, आपने कपास से सीधा रुई निकाल दी और रुई की आपने दीपक बना के जला दिया, या रुई से आपने रजाई गद्दे भरवा लिए, तो कौन सा शामिल होगा? रुई। ठीक है। यदि धागा बना दिया और धागे का उपभोग कर लिया तो कौन सा शामिल होगा? धागा। इसका कपड़ा बनाया और कपड़े का उपभोग कर लिया, कपड़े को किसी काम में ले लिया तो क्या शामिल होगा? कपड़ा। और शर्ट बना के शर्ट पहनी तो क्या शामिल होगा? शर्ट। यदि शर्ट बना के शर्ट पहन रहे हैं तो ये बाकी के शामिल नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से आप अंतिम वस्तु समझ गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो था इसमें वो था मौद्रिक मूल्य। और साथियों, मौद्रिक मूल्य निकालने के लिए ध्यान रखना कि यहाँ किसी वस्तु और सेवा का सिर्फ और सिर्फ मुद्रा में मूल्य शामिल किया जाता है, ना कि इकाई। कोई भी इकाई शामिल नहीं की जाती। जैसे कि इतने मीटर कपड़ा उत्पादित हुआ, इतने लीटर दूध उत्पादित हुआ, या इतना किलोग्राम लोहा उत्पादित हुआ। समझ गए क्या? कोई भी इकाई शामिल नहीं होती। दूसरा इसमें क्या है कि कोई भी गुणवत्ता शामिल नहीं होती। आप ऐसे नहीं कह सकते जीडीपी की गणना करते समय कि बहुत अच्छा कपड़ा उत्पादित हुआ या बहुत अच्छा शुद्ध दूध उत्पादित हुआ, ऐसे आप नहीं कह सकते। आपको सिर्फ उस वस्तु और सेवा का मुद्रा में मूल्य ही
जीडीपी में शामिल करना पड़ता है। जैसे आप कह सकते हैं कि 500 रुपए का दूध उत्पादित हुआ, या 1 लाख रुपए का लोहा उत्पादित हुआ, या 500 रुपए की चिकित्सा का उत्पादन किया, यानी चिकित्सा की जो हमने सेवा दी है वो, 1000 रुपए की शिक्षा सेवा दी है, 200 रुपए की परिवहन सेवा दी है। तो जितनी भी सर्विसेज हैं या जितने भी प्रोडक्ट है उनका मुद्रा में मूल्य ही ज्ञात किया जाता है, इकाई या गुणवत्ता के आधार पर ज्ञात नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमने क्या किया, जितने भी टर्म्स थे ये सारी की सारी टर्म्स समझ ली। हमने वित्त वर्ष समझ लिया, घरेलू सीमा समझ ली, निवासी समझ लिए, अंतिम वस्तु सेवा समझ ली और मौद्रिक मूल्य समझ लिया। तो साथियों आपको जीडीपी तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे की टर्मिनोलॉजी। मान लीजिए ये आपका जीडीपी है, ये आपका जीएनपी है, ये आपका एनडीपी है और ये आपका एनएनपी है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद और नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये चीजें आप ध्यान से समझना। अब इसको थोड़ा सा, जीडीपी की हमने परिभाषा पढ़ ली, जीडीपी हम समझ गए कि जीडीपी होती क्या है। अब समझो एनडीपी, यदि जीडीपी में से हम मूल्यह्रास घटा दें, मूल्यह्रास घटा दें यानी कि घिसावट यानी कि डेप्रीशिएशन हम घटा दें, माइनस कर दें, तो हमें प्राप्त आ जाएगी एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये समझो है क्या, कोई भी अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए जो साधन यूज किए जाते हैं, जो साधन प्रयोग किए जाते हैं, उस साधन की जो घिसावट होती है, उसके मूल्य में जो कमी होती है, उसको हमें घटाना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं और ट्रांसपोर्ट में आप ट्रक लाते हैं, ट्रक, इन ट्रक की कीमत है, एक ट्रक की मान लीजिए 20 लाख है। इस ट्रक को चलाकर आप जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, इस सर्विस से आपने एक साल में 10 लाख रुपए कमाए। क्या कमाए? 10 लाख। तो आप मुझे बताओ, ये वित्त वर्ष गुजरने के बाद, एक फाइनेंशियल ईयर गुजरने के बाद, क्या इस ट्रक की कीमत 20 लाख रहेगी? नहीं रहेगी। अब सपोज करो इस ट्रक की कीमत हो गई है 15 लाख। 20 लाख का ट्रक कितने का हो गया? 15 का। तो जो 10 लाख रुपए आपने कमाए हैं, इस 10 लाख रुपए में आपका लॉस कितना हो गया? 5 लाख का। तो एनडीपी कितनी बच गई? बाकी के 5 लाख की। अब आप समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए जो मूल्य में कमी होती है, संसाधनों में जो घिसावट होती है, उसको निकालने के बाद आपको क्या प्राप्त हो जाता है? एनडीपी प्राप्त हो जाता है। तो साथियों यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसकी परिभाषा वही है जीडीपी की तरह ही, लेकिन बस आप इसमें ध्यान रखना, बस मूल्यह्रास घटा दो। ठीक है, अभी इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लेना। आगे देखिए, जीएनपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जीडीपी में यदि हम जोड़ देते हैं क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, यानी कि जीडीपी में यदि मैं प्लस कर दूं x और माइनस कर दूं m, यानी जीडीपी प्लस निर्यात माइनस आयात कर देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है क्या? जीएनपी। अब इसको थोड़ा सा और समझ लो आप कि मान लीजिए ये भारत है,
और ये इधर यूएसए है, ये यूएसए है, यूएसए। भारत का कोई व्यक्ति यूएसए में रहता है और वहां जॉब करता है, और यूएसए का कोई व्यक्ति भारत में रहता है, वहां जॉब कर रहा है भारत में। अब मान लीजिए कि भारत में सुंदर पिचाई है, भारत का सुंदर पिचाई है जो अल्फाबेट कंपनी के सीईओ हैं, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके सीईओ हैं। सुंदर पिचाई अपनी इनकम करते हैं तो इनकम जीडीपी में शामिल होगी अमेरिका में। जीडीपी कहाँ की? अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेरिका की घरेलू सीमा में उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पैसा वो भेज रहे हैं भारत अपने घर पे। मान लीजिए वो पैसा कहाँ भेज रहे हैं? अपने भारत घर पे। इसको रेमिटेंस कहते हैं, प्रेषण कहते हैं। तो ये जीएनपी में किसकी में शामिल होगा? भारत की में। यानी कि हम इसको आप ऐसे समझो कि NFIA नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या है वो समझ लो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x माइनस एम करना पड़ेगा, यानी कि निर्यात माइनस आयात। अब ये निर्यात किसका? वस्तु और सेवाओं का, और आयात भी किसका? वस्तु और सेवाओं का। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय, भारतीय कोई वस्तु बेचते हो या कोई सेवा, दोनों की जो आय होगी वो माइनस विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त आय। यदि भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय यानी कि एक्सपोर्ट में हम विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त आय यानी इंपोर्ट को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो आप समझ गए होंगे कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या है। यानी कि ऐसा समझ लो, जीडीपी में यदि हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? जीएनपी। इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो मैं ये कहूं कि जीएनपी किसके समतुल्य है, तो आप कह सकते हैं कि जीडीपी प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, या जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, या जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, या जीडीपी प्लस निर्यात माइनस आयात, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीडीपी प्लस भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय माइनस क्या करेंगे? विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त आय, तो भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं इसको। अब एनएनपी निकालने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, यदि हम एनडीपी से एनएनपी की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? मूल्यह्रास हम घटा चुके, अब हम जोड़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि शुद्ध विदेशी आय, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। इतना समझ गए होंगे। आगे देखिए कि जीएनपी से अगर एनएनपी की तरफ आते हैं तो यहां करना पड़ेगा माइनस मूल्यह्रास। इसी मूल्यह्रास को हम कह रहे थे घिसावट, और इसी को हम कह रहे थे
डेप्रीसिएशन, ये तीनों माइनस। अब आप ध्यान से समझो, जीडीपी की परिभाषा हमने पढ़ ली, एनडीपी निकालना है तो माइनस मूल्यह्रास या माइनस गिरावट या माइनस डेप्रीसिएशन। जीएनपी निकालना है तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय प्लस एक्स माइनस एम या नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड। और यहां से अगर आपको एनएनपी निकालना है तो इसमें मूल्यह्रास घटा देंगे, और यहां से अगर आपको एनएनपी निकालना है तो नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब यहां ध्यान से समझना आप थोड़ा सा, पहले मूल्यह्रास निकालो फिर ये जोड़ दो तो भी एनएनपी प्राप्त हो जाएगी। इधर से आओगे तो पहले एनएफआईए बाद में मूल्यह्रास तो भी एनएनपी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही इससे बेहतर जो प्रदर्शन है या प्रेजेंटेशन है इस कॉन्सेप्ट का, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इससे आसान तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा सकता। अगर किसी साथी को अभी भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो ध्यान देना, आपको थोड़ी सी जरूरत है इंग्लिश सीखने की, क्योंकि इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी जो है वो बिना इंग्लिश के आपको नहीं आ सकती। यहाँ जितने भी आपके अगर ऑप्शन भी आएंगे ना तो ज्यादातर इंग्लिश में ही आएंगे, इसका आप ध्यान रखो। हिंदी में आप इनको समझ भी नहीं पाओगे, ये बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप समझते रहना।